ये टॉपिक है। चेंजिंग लैंडस्केप का मतलब क्या है? चेंजिंग लैंडस्केप का मतलब सिंपल यही है कि जब जैसे जैसे कॉलोनियल रूल आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया पे हावी पड़ रहा था, तो वो हमारे इंडिया के एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे इफेक्ट कर रहा था। यानी कि हमारे गांव गांव तक जो है उनका जो इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पर कुछ रूलर्स ऐसे थे जो कि कह रहे थे यार जिस तरह से हम रूल कर रहे हैं उस तरह से हमें इसको फिर से जो है क्या करना चाहिए, रीशेप करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, रीशेप करना शुरू किया। और इसमें जो इन्होंने जो रीशेप किया है हमारे इंडिया को, इस रीशेप में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का है बेनिफिट और इंडिया का बहुत ही ज़्यादा लॉस। इनमें सब टॉपिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने हमारे इंडिया जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थी उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी इसको भी ब्रेक कर दिया। जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम थी इसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया। और साथ ही साथ जो हमारे इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्स थे, इकोनॉमिक जैसे आते थे, उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया और एक ऐसे तरीके से उसको बना दिया कि जिससे सिर्फ ब्रिटिश की जो नीड्स हैं, ब्रिटिश का जो बेनिफिट है वो बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा इंडिया का जो इंडिजिनस इंडस्ट्री का उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया। 18th सेंचुरी से पहले इंडिया रीओनेट था, यानी इंडिया फेमस है किसके लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। क्योंकि इंडिया में जो है टेक्सटाइल जो कपड़े बनाने के थे उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस था, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, जूट और हेम्प। अगर हम इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस और ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता था कि टेक्सचर जैसे कि अल्ट्रा थिन मसलिन से लेकर रिचली इम्पोजिट फैब्रिक, यानी ऐसे फैब्रिक जिन पे हम जो कुछ ऐसे छाप मारते हैं उस तरह से। तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस थी ओवर द वर्ल्ड वाइड। और यही उन्होंने ब्रिटिश ने किया कि पहले हमारे इस इंडिजिनस इंडस्ट्री को तोड़ दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो ब्रिटिश जो पुलिस थे उन्होंने जो ब्रिटेन में हमारे इंडिया के जितने भी सामान जाते थे उन पर हाई ड्यूटीज लगा दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, मान लो एक सामान है जो कि हमारे इंडिया में 10 रुपये में बना है, लेकिन यही 10 रुपये का सामान जब ब्रिटेन में पहुंचा था तो ब्रिटेन हाई ड्यूटीज़ लगाते थे, जिसकी वजह से यही 10 रुपये का सामान बन जाता था 100 रुपये। एग्जाम्पल के लिए ले लो। तो आप एक बार देखियो, जब ब्रिटेन में इंडिया के सामान जा रहे हैं वो आ रहे हैं 100 रुपये में, और वही सेम सामान जो ब्रिटिश में बन रहे हैं, जो ब्रिटेन में बन रहे हैं, वो मिल रहे 10 रुपये में। सिंपल सी बात है, कौन इसको खरीदेगा? सब इसी को खरीदेंगे, इसको तो कोई नहीं खरीदेगा ना। यही किया उन्हें क्या किया, जितने भी ब्रिटेन के सामान हमारे इंडिया में आ रहे थे उन पे बहुत ज़्यादा लो टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन के सारे सामान क्या हो गए, सस्ते हो गए। और अचानक उनकी जो गुड की सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो इंडियन सामान थे, लोग तो इंडियन सामान को बाई करना प्रेफर करते थे, लेकिन इंडियन सामान पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से इंडियन सामान क्या बन गए, एक्सपेंसिव बन गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्री अचानक ब्रेक हो गई, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश का जो सप्लाई था वो अचानक बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स है वो अपने सामान को सेल नहीं कर पाए। इसकी वजह से अचानक जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बेकार हो गई, और जो ब्रिटिश का इम्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो कम्युनिटीज़ ऑफ स्किल आर्टिस्ट थी, जो जनरेशन से क्राफ्टिंग का काम कर रहे थे, वो आप गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वो काम करेंगे तो उनका सामान को कौन खरीदेगा इतना ज़्यादा महंगा। तो इसीलिए वो फोर्स हो गए कि उनको सब्सिस्टेंस करना पड़ा, यानी क्या उनको गुजारा करना पड़ा किस पे, एग्रीकल्चर पे। और वो भी एग्रीकल्चर किस पे, इंक्रीजिंग टैक्स लैंड पे, ऐसे लैंड जो कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स थे। जैसे एक विलियम बेंचिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे थे कि जो बोन ऑफ कॉटन वेवर है वो आप जो हमारे इंडिया की जो प्लेन्स में फार्मिंग कर रही है। और यही सिनेरियोस हमारे इंडिया के दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैसे हमारे आयरन, स्टील, पेपर और अदर गुड्स थे, उनमें भी थी। जब हमारे इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी हमने पहले पढ़ा था कि यूरोपियंस जब आए थे तब जो एस्टिमेटेड 1/4 था, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं। और ये घटती गई और जब इंडिपेंडेंस हुआ तब सिर्फ और सिर्फ 5% बच गई थी। यानी कि 2 सेंचुरी के अंदर, 200 साल के अंदर वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री अब वर्ल्ड का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री बन गई थी। इसके बाद डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर।
अब ब्रिटिश ने हमारे इंडस्ट्री को तो पूरा बिगाड़ दिया था, इंडस्ट्री को तो पूरा बर्बाद कर दिया था। इसके बाद उनका मकसद एक बचा था कि जो यहाँ की जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर थी, लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसको भी तोड़ना इनका मकसद बच गया था। तो कॉलोनाइजेशन से पहले इंडिया के पास एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम थी लोकल गवर्नेंस की, जहाँ पर क्या होता था, जो विलेज काउंसिल होते थे वो जो कम्युनिटी के जो अफेयर्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करते थे। और जो रीजनल किंगडम्स है वो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जो है देखा करते थे। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वो जो है देखा करते थे। लेकिन इसके बाद चार मेटकल्फ एक एक्टिंग गवर्नर जनरल था 1836 में, उसने जो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हुए ये ऐसा कहा कि जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं उनके पास थोड़ी सी आज़ादी है, वो जो है अपने जो नीड हैं, जो अपने वाक्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और वो साथ में जो है कंट्रीब्यूट करते थे अपने इंडिया के लोगों को और ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, धीरे धीरे इन सिस्टम को ब्रेक कर दिया। और इनको ब्रेक करने का इनका जो मेन सिस्टम था, इनका जो मेन मकसद था कि इन सब को ब्रेक करने और इनको मेन करने सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। पहले क्या चल रहा था, पहले मान लीजिए किंगडम में, तो इस किंगडम में ये इसमें अलग एक काउंसिल आएगा, इसमें अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अलग गवर्नेंस, क्योंकि इन सबको अलग अलग रूल करेंगे। अब ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे इन सबको एक करना और इन सबको ऑल नहीं करेंगे सेंटर रूल, और वो सेंटर कौन होगा, ब्रिटिश होगा। और इनको इस तरह का जो सेंटर करके रूल करने का मेन मकसद क्या था, एक तो टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्ट करना उनका मेन मकसद था, और दूसरा मकसद था कि जो उनके ऑर्डर्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, उनको जो है यहाँ पर मेंटेन करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लॉस थे उन्होंने नए नए लॉस ले ब्रिटिश के लॉस। तो जो ब्रिटिश के लॉस थे उन्होंने जो हमारे इंडिया के जो कस्टमरी लॉस थे उनको डिसग्रीड किया। डिसग्रीड का मतलब उनको इग्नोर किया, जो रिवाजी लॉस थे, और वहाँ पर जो है जो अपना ब्रिटिश का रूल ला दिया जो सेंट्रलाइज था। उनका मेन मकसद था टैक्स कलेक्ट करना और मेंटेन ऑर्डर करना, ना कि पब्लिक वेलफेयर करना। अब जब ब्रिटिश ने इस तरह का सिस्टम लाया कि जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनको तोड़ना और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाना, तो उन्होंने कहा कि यार हम इनमें क्या ला रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हम इसमें नए टेक्निक्स ला रहे हैं, लेकिन उनके इम्पोजिशन की वजह से जो हमारे इंडियन के बहुत ज़्यादा लोगों को ये जो है जजा नहीं, मतलब कि वो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो पहले जुडिशल सिस्टम थे अब उनको ब्रेक कर दिया कोर्ट्स में, जो कि एक तो एक्सपेंसिव होते थे, टाइम कंज्यूमिंग होते थे, और फॉरेन लैंग्वेज में जो है कंडक्ट किए जाते थे, जिनकी वजह से हमारे इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया। इसके बाद उन्होंने ब्रेक किया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें उनका मेन मकसद था कि वो लोग एक ऐसे लोग बनाए जो कि ब्राउन होंगे, मतलब कि असल में वो तो इंडियन होंगे, जो खून में, ब्लड में, उनके फेस, उनकी शक्ल, उनकी सूरत, यानी कि ब्लड में होंगे इंडियंस, लेकिन उनके थॉट में, उनकी ओपिनियन में क्या होंगे, ब्रिटिश। क्योंकि हमारी थॉट कैसी होगी, हम कैसे सोचेंगे, हमारा कैसा डिसीजन होगा, हम कैसे इंसान बनेंगे, वो डिपेंड करता है एजुकेशन। अगर हमें एक अच्छी एजुकेशन मिले तो हम एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, एजुकेशन को उन्होंने चेंज किया ताकि कुछ ऐसे इंसानों को बनाना इंडिया में जो कि उनके लिए सर्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी पढ़ेंगे। चलो तो देखो, एजुकेशन एक पावरफुल ऐसा टूल बना ब्रिटिश के लिए कि वो लोग एक ऐसे इंडियन क्लास को बनाए जो कि ब्रिटिश को सर्व करेंगे। अभी जो मतलब लोग थे उनके पास इंडियन एजुकेशन था, और इंडियन एजुकेशन की वजह से जो ब्रिटिश जो काम करवाना चाहते थे वो लोग कर नहीं पाते थे, क्योंकि जो वो लोग करवाना चाहते थे वो फॉरेन लैंग्वेज में होता था, और फॉरेन लैंग्वेज हमारे इंडिया को आता नहीं था। हमारे इंडिया को क्या आता था, अपनी लैंग्वेज संस्कृत और अरबिक, क्योंकि यही दोनों हमारी मेन लैंग्वेज थी, और वो लोग चाहते थे इंग्लिश को लाना। तो क्या हुआ, अब वो लोग जब एजुकेशन में अपना इम्प्लीमेंट किया तो इस वजह से उन्होंने एक ऐसा क्लास बनाया जो कि उनको सर्व करेंगे। इसके इंस्टीट्यूट, जो हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट थे, उनमें सिर्फ नॉलेज खाली दिया नहीं जाता था, बल्कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता था, जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू से उनको भी सिखाया जाता था। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाठशालास, मद्रास, विहारास, अप्रेंटिसशिप, वर्किंग फॉर ब्रो वेज टू लर्न स्किल, यानी कि इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ये है
अप्रेंटिसशिप, इसका मतलब क्या है, जब हम किसी स्किल को यानी एक जॉब को करने के लिए जो हमें स्किल चाहिए, उस स्किल को सीखने के लिए जो हम उसमें टाइम करते हैं, उसमें हम जब वर्क करते हैं। जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश की एक रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से जिससे हमें ये पता चला कि 1 लाख से लेकर 1,50,000 बंगाल्स और बिहार में 1830 तक के स्कूल थे, जहाँ पर जो यंग नेटिव्स हैं उनको सिर्फ टाफ नहीं किया जाता था बल्कि रीडिंग, बल्कि साथ साथ उनको राइटिंग भी, अर्थमेटिक भी, और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि इकोनॉमिकल के लिए भी जो स्टेबल था, और साथ ही साथ वो सिंपल भी था और इफेक्चुअल भी था। जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी, उसमें एक शार्प टर्निंग पॉइंट कब आया, जब एक डिसरेस्पेक्टफुल यानी हमारी इंडियन एजुकेशन थी उसकी बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट की थी एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थॉमस बी मैकेलरी ने। उसने 1835 में एक बुक लिखा जिसका नाम उसने रखा मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। किसने? थॉमस बी मैकेलरी ने। उसने एक्सप्रेस किया अपने बिलीफ को कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा जो है वास्टली सुपीरियर है टू इंडियंस। ये उसकी बिलीफ थी, असल में ये रियलिटी नहीं था। रियलिटी तो असल में ये था कि हमारे जो संस्कृत और अरबिक थे वो और ज़्यादा जो अच्छे थे देन यूरोपियन से। लेकिन उसके बिलीफ के हिसाब से क्या था, जो इंडियन थे वो सुपीरियर नहीं है किससे? यूरोपियन से। यानी जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो सुपीरियर है किसके? इंडियन जो है किसके लिए? जो इंडियन लैंग्वेज है संस्कृत और अरबिक से। तो उसने एडमिट किया कि नॉन नॉलेज ऑफ इधर संस्कृत और अरबिक जो बीट कर सकती है यूरोपियन नॉलेज को। उसने क्या कहा? उसने कहा कि यार मैंने कभी ऐसा स्कॉलर नहीं देखा कि जो इस बात को मना करता हो कि एक शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ ऑफ द वर्ल्ड नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से ये क्लेम किया है कि एक शेल्फ ऑफ यूरोपियन बुक्स की एक लाइब्रेरी, मान लो एक शेल्फ होता है ना हमारे लाइब्रेरी में, तो उस तरह का एक सिर्फ एक शेल्फ में जो यूरोपियन बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं देन हमारे इंडियन लैंग्वेज, इंडियन और जो हमारे अरब, इन दोनों के जो एजुकेशन है इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव ये वाला है। उसने बोला जब भी मैंने ये बोला तब भी किसी ने मुझे जो है टोका नहीं है, किसी ने मुझे ये नहीं बोला यार नहीं ये गलत है। इसीलिए इंडियन को क्या चाहिए? इसीलिए इंडियन को चाहिए यूरोपियन लैंग्वेज। असल में हम इनको जॉब क्यों नहीं देते थे? क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग थे, जो हमारे इंडिया में संस्कृत और अरबिक सीखने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। और हम सबको पता है कि द बेस्ट आंसर टू फूल इज़ साइलेंस। जब कोई बेवकूफ़ हमें कुछ बोल रहा हो तब अगर हमें उनको अच्छा जवाब देना है तो वो है साइलेंस। और हमारे इंडिया ने यही अप्लाई किया और इस बेवकूफ़ ने अपने बिलीफ को शेयर कर दिया। इसके बाद उनका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बोला कि खून से तो ब्लड से क्या होंगे? इंडियन होंगे। लेकिन जो इंग्लिश होंगे वो उनके टेस्ट में, उनके ओपिनियन में और उनकी जो सोच है उन सब में वो क्या होंगे? इंग्लिश मैन होंगे, यानी कि ब्रिटिश होंगे। फिर बाकी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमें उनकी एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहिए, हमें उनके अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसी तरीके से पढ़ने के लिए अलाउ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको चेंज कर दिया। मैकेलॉय ने क्या किया? जो हमने बोला कि जो यहाँ पर इंडियन वो था इंडियन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया? उसने एक पॉलिसी गेन की एंड इंडियन ट्रेडिशन स्कूल डिसअपियर। उसने इस पॉलिसी को गेन कर दिया और धीरे धीरे हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन स्कूल थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। धीरे धीरे जो इंग्लिश थी वो एक लैंग्वेज बन गई जिसको जो रेस्पेक्ट आन हो गया। अभी इन्होंने सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं किया बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में एक सुपीरियर लैंग्वेज बन गई, वो बनी थी इंग्लिश। और आज भी है, आज भी हम जिनको इंग्लिश आता है हम उनको ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनको ज़्यादा अच्छा, उनको ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नॉलेजेबल मानते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एक झूठा बिलीफ है जो कि बिकॉज ऑफ ब्रिटिश की वजह से हुआ था। और ब्रिटिश की वजह से इंग्लिश को आज भी जो है हमारे इंडियन सिस्टम में इंग्लिश को मतलब कि एक रेस्पेक्ट दिया जाता है देन हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड अरबिक। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था उसने जो है कॉलोनियल के जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत ज़्यादा मकसद थे, उन सबको पूरा किया।
उनमें से एक था कि जो ब्रिटिश को जो पहले जो है हम उनके ब्रिटेन से क्या लाने पड़ते थे, क्लर्क लाने पड़ते थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसा भी लेते थे और एक फिक्स टाइम तक जो है काम करते थे, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड थे और उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता था। लेकिन अब उनको क्या मिला, इंडियन जो यहाँ पर क्लर्क मिल गए जो कि बहुत ज़्यादा कम पैसे पे काम कर रहे थे और हाई टाइम में भी काम कर लेते थे, क्योंकि फोर्स कर रहे हैं इनको और ज़्यादा कोई उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। और क्योंकि जब आप इंडियन के पास क्लर्क आ गए तो इनको अब ब्रिटिश से कोई क्लर्क लाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारे इंडियंस ने लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखा, तो उससे उनके अंदर जो लॉयलिटी आ गई टुवार्ड्स ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश के लिए एक वफादारी आ गई। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज है वो धीरे धीरे गायब होते गई, क्योंकि उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जिस तरह से पैसे आते थे इंडिया में, जिस तरह से हमारे इंडिया का इकोनॉमी बन रहा था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था कि जो उनके इम्पीरियल नीड्स थे उसको जो है ख़त्म, उसको जो पूरा करने के लिए। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडिया जो इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट था उसको डिपेंडेंट बना दिया। कैसे, हमने पहले बोला कि उन्होंने इंडस्ट्री को तो पहले ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे इंडिया की सेल्फ एग्रीकल्चर सिस्टम थी, जो जिसमें क्राफ्ट और मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन भी थी, उसको ख़त्म कर दी। कैसे, उन्होंने कहा कि आप लोग हमें क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आप करोगे, हमें सप्लाई करोगे रॉ मटेरियल का। इस रॉ मटेरियल से हम बनाएंगे गुड्स हमारे फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज से जब गुड्स बनेंगे उसको ख़रीदोगे आप। यानी कि रॉ मटेरियल कौन देगा, इंडियंस। और पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट करके पैसा कौन कमाएगा, ब्रिटिश। अमीर कौन होगा, ब्रिटेन। गरीब कौन होगा, इंडिया। सिंपल सी बात उनकी। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर रेलवे खोले। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि रेलवे जो है एक गिफ्ट थी हमारे इंडिया को, हमारे इन ब्रिटिश से। लेकिन असल में उन्होंने रेलवे इसीलिए खोला था ताकि वो लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो है रॉ मटेरियल ला पाएँ। और सेकंड, अगर इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई रेबेल हो जाए, तो वहाँ पर जल्दी से जो अपने जो आर्मी है उनको जो है जल्दी से क्या कर पाएँ, मूव कर पाएँ। अब यहाँ पर वर्ड है आर्मी, न कि आर्मी। आर्मी होता है एक, और यहाँ पर है आर्मी। आर्मी का मतलब वो लोग हैं जो कि पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक, ख़त्म। तो इंडिया के जो रेलवे था उसने बहुत ज़्यादा जो कॉलोनियल जो रूल थे, जो कॉलोनियल जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा उनकी मदद किया। जो ये एक गिफ्ट इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन थे वो सब पैसे किसके पैसे से बना था, हमारे इंडिया के पैसे से। यानी कि इंडिया फंड कर रहा था उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि सर्व कर रहे हैं ब्रिटिश के इंटरेस्ट को। यानी कि ऐसा ही था टेलीग्राफ नेटवर्क जो उन्होंने दिया था, वो भी किसके पैसे से बन रहा था, इंडिया के पैसों से। हत्ता कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी जो ब्रिटिश की, वह भी हमारे इंडियन टैक्स से ही रेवेन्यू से जो फंड होती थी। यानी जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इक्विपमेंट थे, उनकी जो मिलिट्री एरिया में जो इंस्टॉलेशन थी, और जो ब्रिटिश के अमीरज़ादा और लेरिश लाइफस्टाइल थे, उन सब को पैसे दे रहे थे इंडियन। यानी कि इंडिया से लूट के, इंडिया से टैक्स लेके उन सब का ये सब, इन मतलब कि जो इन सब का ये सब हो रहा था मिलिट्री के, उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी, उनकी जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट, इन सब को पैसा ब्रिटेन नहीं दे रही थी, बल्कि इंडिया के टैक्स से जो वो लोग ऐसे ये सब कर रहे थे। यानी कि इंडिया खुद फंड कर रहा था अपने सब्जुगेशन को, यानी कि ब्रिटिश को जो कि उनके ऊपर रूल कर रहे थे।